हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर करुणानिधि। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस विद डॉक्टर करुणानिधि के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के समक्ष भारत में अर्धसंघवाद क्या है, क्वासी फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में अर्धसंघवाद। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया डैट इज़ द भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इससे स्पष्ट है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को या संघात्मक शासन व्यवस्था को हम कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। विश्व में संघवाद को दो रूपों में देखा जाता है। एक है अमेरिकी संघवाद और दूसरा है कनाडियन या इंडियन संघवाद। अमेरिका में जो स्टेट हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसमें जो स्टेट हैं उन स्टेटों और संघ अर्थात अमेरिका में एक समझौते के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत और कनाडा का जो संघवाद है, इस संघवाद के तहत एक बड़े क्षेत्रफल में या बड़े भूभाग वाले देश में ही कई पार्टों को बांट दिया गया है और उसमें राज्यों का निर्माण किया गया है। जैसा कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं या प्रदेश हैं। 3 सभी का शासन और 1 केंद्र का शासन, सबको मिला के भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अर्थात अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इस संघात्मक शासन व्यवस्था को हम किस रूपों में देखते हैं और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या हैं, भारतीय संविधान में हम इसको किस रूप में समझ सकते हैं, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के। तो सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही केंद्र की शासन व्यवस्था या राज्यों की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो संविधान ही सर्वोच्च है। दूसरी व्यवस्थाएं हैं, इसके लक्षण हैं शक्तियों का विभाजन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की प्रक्रिया के फलस्वरूप शक्तियों का वितरण कर दिया गया है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में इन शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियों का निर्माण किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरा है दोहरी शासन व्यवस्था। हम देखते हैं कि हमारे भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक है केंद्र की शासन व्यवस्था और दूसरी है राज्यों की शासन व्यवस्था। इसका अर्थ है कि केंद्र की हमारी सरकार तो है ही, हमारे राज्यों की भी एक अपनी सरकार है। इस प्रकार भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका अगला जो लक्षण है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रतिरूप को अपनाया गया है। जैसे हमारी व्यवस्थापिका अर्थात संसद, इसके 2 पार्ट हैं: उच्च सदन अर्थात राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा है निम्न सदन अर्थात लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे भारत के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके हमारी लोकसभा अर्थात निम्न सदन में भेजते हैं। दूसरा जो हमारा सदन है राज्यसभा या उच्च सदन, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कायम है और संघात्मक रूप धारण किए हुए हैं। ये तो हो गया संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। दूसरा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं।
तो इसके लक्षण जो है, सबसे पहला हम देखते हैं इकहरी नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। जैसा अमेरिकी संघवाद में देखते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। भारत के किसी भी प्रदेश के लोगों की स्पेशल वहाँ की नागरिकता नहीं है, केवल और केवल भारत की नागरिकता है। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी प्रदेश का नागरिक नहीं हो सकता है, वह केवल और केवल भारत का नागरिक है। इस प्रकार यहाँ पे एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत एकात्मक व्यवस्था वाला देश है। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका। हमारे वहाँ देखते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है, अर्थात सुप्रीम जुडिशरी हमारी प्रमुख न्यायपालिका है। राज्यों के न्यायालय जो हैं, उच्च न्यायालय या जिले स्तर के जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, वो सभी अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो हमारी सुप्रीम जुडिशरी के अधीन ही रह के काम करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना या एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अगला है शक्तियों का विभाजन में केंद्र को प्रमुखता। भारत में हम देखते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसा हम संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों में इसको बताए हैं कि शक्तियों का विभाजन, तो जो 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसमें हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सूची या संघ सूची है, उस पर तो संघ सरकार कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार उसी को है, लेकिन जो संघ समवर्ती सूची है उस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 सूचियों पे केंद्र सरकार का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शक्तियों के पृथक्करण में भी केंद्र की ही प्रमुखता है, जिससे एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप यहाँ पर भी दिखाई देता है। अगला है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों की का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 3 आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक रूप को ग्रहण कर लेती है। अगला है राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन केंद्र के द्वारा। भारत के जो राज्य हैं उनके नामों में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। अर्थात भारतीय संसद इनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, इनके सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं इन सभी लक्षणों के होते हुए भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक है और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इस संबंध में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि भारत का संविधान संघात्मक है, किंतु विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संविधान या भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक रूप को भी ग्रहण किए हुए है और एकात्मक रूप को भी ग्रहण किए हुए है। जैसा हमने बताया, भारत में अर्धसंघवाद अर्थात संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का सम्मिश्रण है, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था एवं एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रण है। इसी को कहते हैं अर्धसंघवाद। इस संबंध में प्रोफेसर के.सी. बियर जो ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। अर्थात भारतीय संविधान के तहत भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है जो अधिक से अधिक अर्धसंघात्मक रूप को धारण करती है। इसी संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यद्यपि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, किंतु समय एवं परिस्थितियों के अनुसार यह अपने एकात्मक के लक्षणों में को धारण कर लेगी। अर्थात उन्होंने भी इसी संबंध में संविधान सभा में बात करते हुए कहा था कि यद्यपि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, किंतु समय एवं परिस्थितियों के अनुसार या विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मकता के रूप को धारण कर लेती है। तो इस प्रकार
अर्धसंघात्मक शासन के जो प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था में दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 में राज्यों के नामों में, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को या संसद को है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बाद अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं, उस अधिकारों के तहत भी हम देखते हैं कि भारत में अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं राज्यों में, तो इस प्रकार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण दिखाई देता है। तो इस प्रकार भारत में अर्धसंघवाद क्या है, अर्धसंघवाद की विशेषताएं क्या हैं, भारत में संघीय शासन और एकात्मक शासन दोनों का सम्मिश्रण है। इस संबंध में प्रोफेसर के.सी. बियर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कैसे इसका उल्लेख किया है और कैसे इसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये था आप लोगों का भारत में अर्धसंघात्मक या भारत में अर्धसंघवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।